अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब मैंने खड़े होने की कोशिश की तो मेरे दोनों पांव दलदल में घुस गए। ये एक नई मुसीबत का सामना था। दलदल का शिकार होने से बचने की तरकीब मुझे दौरान ट्रेनिंग बनाते हुए इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि अगर कभी दलदल में गिर पड़ो तो भूल कर भी चलने की कोशिश न करना, बल्कि दलदल में गिरते ही पहला काम ये करना होगा कि बजाय एक पांव दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की, अपने ऊपर वाले धड़ को भी दलदल के ऊपर गिरा देना और फिर बाजुओं को दलदल पर इस तरह चलाना शुरू करना जैसे तुम पानी में तैर रहे हो। यूं तुम्हारे पांव अपने आप दलदल से बाहर निकलेंगे और तुम बेशक जोंक की चाल से ही सही मगर दलदल के ऊपर आगे की जानिब खिसकने लगोगे। ट्रेनिंग की हद तक तो यह नुस्खा बड़ा अच्छा था, मगर इस वक्त अमली पोजीशन की बात दूसरी थी। फिर भी चूंकि दलदल मुझे नीचे खींच रही थी, इसलिए मैंने फौरन अपने आप को बिल्कुल सीने के रुख पर दलदल पर गिरा दिया और अपने कांधों को यूं आगे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता धकेलने लगा, जिस तरह कोई मछली कीचड़ में तैरने की कोशिश करती हो। इससे बस यही एक फ़ायदा हुआ कि मैं दलदल में उतरने से बच गया। अब मैं किसी गीली लकड़ी की तरह दलदल पर पड़ा था। मेरे इर्द गिर्द गहरा सन्नाटा और तारीकी थी। इस सन्नाटे में दरिया की बहती लहरों की हल्की हल्की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी, जो दलदल में एक तरह के खौफ को जन्म दे रही थी। दरिया के पाट पर भी अंधेरा छा गया था। आसमान अभी तक बादलों में ढका था और कहीं कोई सितारा नहीं चमक रहा था। मैंने अपना एक गाल दलदल की निचली सतह पर रख दिया था और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था, ताकि मेरे जिस्म पर हवा का दबाव ना पड़े, क्योंकि यह दबाव मुझे दलदल में नीचे ले जा सकता था। लेकिन मैं ज़्यादा देर तक इस हालत में नहीं रह सकता था, क्योंकि जब भी मैं फेफड़ों में सांस भरता, जिस्म मामूली से झटके के साथ दलदल में थोड़ा सा उतर जाता था। मैंने गिड़गिड़ाकर खुदा के हुजूर दुआ मांगी कि ऐ कादिर मुतलक, अगर मुझे दुश्मनों की गोलियों से बचा लिया है तो अब इस दलदल की तारीक मौत से भी बचा लिया। मैं इस वक्त दलदल में ऊँधे मुँह लेटा था। मेरे जूतों के आधे पंजे और मुंह का एक गाल सूजी हुई आंख तक दलदल में डूबा हुआ था। मैंने सूजी हुई आंख बंद कर रखी थी। अचानक मुझे अपने जिस्म पर पानी की बूंदों के गिरने का एहसास हुआ। ये बारिश की बूंदें थीं। मेरी बाएं जानब की आंख खुली। मैं बहुत ही छोटे छोटे सांस ले रहा था। मुझे आसमान पर हल्की सी चमक नजर आई। ये बिजली की चमक थी। थोड़ी ही देर में बादलों में मामूली सी गरज पैदा हुई। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। किसी वक्त दरिया की कोई लहर मेरे पाँव के जूतों को छूकर आगे निकल जाती थी। अब जो बिजली चमकी तो उसने किनारे के दरख्तों और झाड़ियों में चकाचौंध पैदा कर दिया। इसके चंद सेकंड बाद ज़बरदस्त कड़ाका हुआ और बारिश एकदम तेज़ हो गई। ये एक तरह से मेरे लिए बरआने रहमत थी, क्योंकि बहुत जल्द मेरे इर्द गिर्द दलदल में पानी आ गया और अब दरिया की लहरों ने मुझे दलदल से इतना आज़ाद कर दिया कि मैं सांप की तरह रेंग कर आगे खिसक सकता था। मेरे नीचे पानी था। मैंने सांप की तरह आगे खिसकना शुरू कर दिया। आगे दरियाई सरकंडे आ गया। इन सरकंडों में आगे खिसकना निस्बतन आसान था। यूं थका देने वाली जानलेवा जिद्दोजहद के बाद आखिर मैं किनारे की झाड़ियों के पास पहुंच गया, जो आधी दरिया में डूबी हुई थी। मगर यहाँ दरिया का पानी नहीं था। ऊपर से किनारे से बारिश का पानी नीचे आबशार की तरह गिर रहा था। मैं इन झाड़ियों में लोट-पोट होकर उठ खड़ा हुआ। यह इतना बड़ा मरका था कि मुझे यूं लगा जैसे मैं ज़िंदगी में पहली बार खड़ा होने का हसरत अंगेज तजर्बा कर रहा हूँ। दलदल की मौत से बच कर निकलने के बाद एक बार फिर मुझ पर इंडियन मिलिट्री का खौफ तारी हो गया। गिरती बारिश और रात की तारीकी में भागकर दरख्तों के नीचे आ गया। मैंने अपने आप को एक दरख्त के पास ऊंची घास में गिरा दिया। जिस्म इस कदर थक गया था कि बंद बंद दर्द करने लगा था। इस बात का कभी इम्कान था कि मरहट्टा रेजिमेंट के जवान खोजी कुत्ते लेकर मेरी तलाश में निकल खड़े होंगे, क्योंकि उनके नज़दीक मैं कोई आम कैदी नहीं, एक पाकिस्तानी जासूस था और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। ये भी मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं दरिया के उस किनारे पर नहीं निकला था जिधर से मैंने दरिया में छलांग लगाई थी। अब जो थोड़ा सा इत्मीनान मिला तो पता चला कि ढलान पर लुढ़कने की वजह से मेरा जिस्म जगह जगह से छिल गया था और कपड़े फट चुके थे। बड़ी मुसीबत के सामने छोटी मुसीबत दब जाती है। मुझे रगड़ से लगने वाली ज़रबात और आँख की सूजन की ज़्यादा परवाह नहीं थी। इस वक्त मुझे सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मरहट्टा रेजिमेंट के फौजी जवान मेरी तलाश में दरिया के इस साहिल पर भी अनकरीब फैल जाएंगे।
और फिर खोजी कुत्तों की मदद से घेराव तंग करना शुरू कर देंगे। मेरे पकड़े जाने का इम्कान ज़्यादा था। मैं अगर किसी गुंजान शहर की आबादी में फरार होता तो वहाँ मेरा सुराग लगाना दुश्वार था, लेकिन मैं उन खोजियों की आंखों के सामने दरिया में कूदा था और मैंने यही कोशिश की होगी कि जल्द से जल्द किनारे पर निकलूं। फौजी ऑपरेशन का हल्का बहुत वसी होता है और उन्हें दुश्मन को जंगलों में तलाश करने की खसूसी ट्रेनिंग दी गई होती है। ये सारे इम्कानात और खदशे मुझे परेशान भी कर रहे थे और दिल ही दिल में उनका तोड़ भी सोच रहा था। बारिश उसी तरह मूसलाधार हो रही थी। घने दरख्त के नीचे बैठे होने की वजह से मैं बारिश की बराह रास्त ज़्यादा से बचा हुआ था, मगर शाखों में से बारिश की बूंदें मुसलसल मुझ पर टपक रही थीं। यहाँ मेरे लिए ज़्यादा देर बैठे रहना खतरनाक था। कुछ ही देर बाद बारिश की शिद्दत में फ़र्क आ गया। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थीं, लेकिन अंधेरा भी खूब था। ताहम दरख्तों और झाड़ियों के धुंधले सुरमई खा के नजर आ रहे थे। दरिया का किनारा दूर आगे जाकर अंधेरे में गुम हो गया था। दूसरे किनारे पर दूर एक ऊंचे टीले पर अंधेरे में रोशनी का एक सितारा सा झिलमिला रहा था। मैं उठा और दरख्त के किनारे से हटकर शुमाल मगरब की तरफ दरख्तों में चलने लगा। यह जंगल नहीं था, क्योंकि यहाँ नारियल और ताड़ के दरख्त ज़्यादा थे और उनकी तरतीब से हिसाब लग रहा था कि ये इन दरख्तों का ज़ख़ीरा है जो खुद लगाए गए हैं। एक जगह अंधेरे में उन दरख्तों के दरमियान पतली सी पगड़ नडी भी नजर आई। मैं उस पगड़ नडी से हटकर चलने लगा। यहाँ मुझे किसी जंगली दरिंदे का डर नहीं था। ये नारियल और ताड़ के एक तरह के बाग थे। मैं इस ज़ख़ीरे से गुजर गया। आगे टीलों की छोटी छोटी ढलानें आ गईं। यहाँ झाड़ियाँ ढलानों पर ऊपर तक चली गई थीं और कहीं कहीं उन पर छप्पर डालकर उन्हें ढांप दिया गया था। मैंने उन्हें पहचान लिया। यह चाय के बागात का सिलसिला था। इसका मतलब था कि मैं आबादी से ज़्यादा दूर नहीं था और यहाँ फौजी बड़ी आसानी से अपने जीपों में पहुँच सकते थे। मैं चाय के एक ढलानी टीले की ओर से निकला तो कुछ फासले पर एक खंभे पर बल्ब जल रहा था। बारिश में उसकी जर्द धीमी रोशनी झिलमिला रही थी। मैं रुक गया, क्योंकि खंभे के पास ही एक क्वार्टर बना हुआ था जिसकी छत घास फूस की थी। क्वार्टर के आगे छोटा सा बरामदा था। मैं रास्ता बदल कर दूसरी तरफ निकल गया। सबसे पहले मुझे लिबास तब्दील करना चाहिए था। भेष बदलने के बारे में तो मैं अभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने अंधेरे में एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े को देखा जिसके पहलू में एक गाय छप्पर के नीचे बैठी थी। फिर एक छोटी सी चट्टान की तरफ मैं झुककर चलता हुआ उस छोटी चट्टान के अकब में आ गया। गाय जमीन पर बैठी जुगाली कर रही थी और सामने वाले क्वार्टर पर अंधेरा छाया था। टीलों के ऊपर शायद कोई रेस्ट हाउस था, क्योंकि वहाँ किसी बरामदे की रोशनी मुझे अपनी तरफ से भी नजर आ रही थी। अगरचे बल्लभ मेरी आंखों से ओझल था, मैंने यही फैसला किया कि इस जगह से मुझे जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके निकल जाना चाहिए। मैं चाय के बागात वाले इलाके से दूर होकर चलने लगा। बारिश अब तकरीबन थम गई थी। हल्की हल्की फुहार का एहसास हो रहा था। मेरी सूजी हुई आंख दर्द कर रही थी और उसमें से मुसलसल पानी बह रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक खेत आ गया। यह आबादी की निशानी थी। शायद कोई गांव करीब था। गांव के नाम से मुझे वहशत होने लगी। गांव में मैं पकड़ा जा सकता हूँ। मैं खेत से हटकर चलते हुए थोड़ी दूर गया तो एक छोटा सा तालाब अंधेरे में धुंधला सा दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक तरफ सीढ़ियों वाला घाट बना था। घाट के दोनों जनेब बारादरी थी। तालाब से जरा आगे निकला तो ताड़ के ऊंचे दरख्तों के नीचे एक चिराग जलता देखकर मैं वहीं ठुठक गया। उधर से अगरबत्ती की झलक भी आ रही थी। मैं चक्कर काट कर वहाँ आया तो देखा कि ये एक छोटा सा कब्रिस्तान था। एक कब्र के सिरहाने छोटे से ताक में मिट्टी का दिया टिमटमा रहा था। अगरबत्ती भी सुलग रही थी। कब्र पर छोटी सी छत पड़ी थी। मैं उस कब्र के पहलू में बैठ गया और सोचने लगा कि अगर आगे आबादी शुरू हो जाती है तो मुझे उस तरफ जाना चाहिए कि नहीं। जंगल में भी छुप नहीं सकता था। वहाँ अगर फौजी खोजी कुत्ते लेकर आ गया तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। मेरे लिए शहर की आबादी में जाकर ही गुम हो जाना बेहतर था, लेकिन मेरा हुलिया ऐसा था कि हर किसी को मुझ पर शक पड़ सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि मुझे कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर मिट्टी की एक ऊंची कब्र की ओट में हो गया और बारिश की गिरती फुहार और अंधेरे में जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उधर आंखें फाड़ फाड़ कर तकने लगा। कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ किसी मर्द की थी और यह आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता चिराग वाली कब्र की तरफ आ रही थी। फिर मुझे अंधेरे में एक इंसान का हेवला उभरता नजर आया।
उस आदमी के सर पर पगड़ी थी। वो चिराग वाली कब्र के पहलू में खड़े होकर कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा था। फिर हाथ उठाकर खामोशी से दुआ मांगी और कब्र के पांव की जानब सर झुकाकर बैठ गया। शायद जिसकी कब्र थी ये कोई उसका भाई या बाप होगा, मगर उसे इस अंधेरी बारिश वाली रात में यहाँ आकर फातिहा खानी करने की क्या ज़रूरत थी। शायद यह शख्स मरने वाले से बहुत मोहब्बत करता हो। मैं अपनी जगह पर सांस रोके बैठा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरी मौजूदगी का इल्म हो। कुछ देर उसी तरह सिरंगों बैठे रहने के बाद वो आदमी उठा और जिधर से आया था उसी तरफ चला गया। मैंने खुदा ताला का शुक्र अदा किया। अब मैं इत्मीनान से सांस ले सकता था। बारिश की वजह से मिट्टी की शिकस्ता कब्रें गीली हो रही थीं और जगह जगह कीचड़ था। मैंने सोचा कि इस कब्रिस्तान से निकलकर किसी दूसरी जगह जाकर छुप जाना चाहिए। कम अज़ कम ये अंधेरी रात तो कटे, दिन को देखा जाएगा। क्या करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठकर कब्रिस्तान के पहलू वाली झाड़ियों की तरफ चलने ही लगा था कि मुझे एक और इंसानी साया कब्रिस्तान में दाखिल होता नजर आया। मैं वहीं बैठ गया। कम बखत ये आज कब्रिस्तान में लोग कहाँ से आने शुरू हो गए हैं। मैं कब्र की ओट में फिर वैसे ही छुप कर बैठ गया और आने वाले साए पर नजरें गाड़ दी। साए की चाल से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई औरत है। मैं अब अंधेरे में बखूबी देख सकता था। साया करीब आया तो वाकई ये एक औरत थी जिसने साड़ी पहन रखी थी। उसने हाथ में एक बाल्टी थाम रखी थी। वो एक कब्र के पास आकर रुक गई। उसने बाल्टी कब्र के सिरहाने की जानब रख दिया और गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। मैं बड़ी कब्र की ओट में था। वो मुझे नहीं देख सकती थी। औरत ने एक ऐसी हरकत की जिसका मुझे कभी ख्वाब में भी ख्याल नहीं आ सकता था। मतलब ये कि वो औरत बच्चे की कब्र पर स्नान करने आई थी और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि ये औरत जादू टोने की गर्ज से ऐसा कर रही है। इससे पहले मैं लाहौर शहर में इस किस्म की एक दिलचस्प वाक़या की खबर अखबारों में पढ़ चुका था। अंधेरे में औरत का एक हेवला सा ही नजर आ रहा था। वो बार बार सर पर ढोंगे से पानी डालते हुए कुछ बोलती भी जा रही थी, मगर गुनगुनाहट के अंदाज में मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिर्फ उसकी बड़ी गुनगुनाहट ही सुनाई दे रही थी। चूँकि मैं लाहौर में होने वाले इस किस्म के वाक़ये की खबर पढ़ चुका था, इसलिए मेरे दिल में अचानक ख्याल पैदा हुआ कि इस औरत से काम लिया जा सकता है। मैं समझ गया कि ये औरत मुसलमान नहीं है और औलाद के लिए ये टोना कर रही है। मैं एकदम कब्र की ओर से निकला और 2-4 लंबे कदम उठाकर अचानक उस औरत के सामने आ गया। औरत पहले तो घबरा कर सिमट गई, फिर उसने अपने हलक से खरखराहट की आवाज़ निकाली, अपने हाथों के पंजे हवा में फैलाया और मुझ पर ऐसे झपटी जैसे कोई चुड़ैल हो। मैंने उसकी गर्दन को अपने बाजू में जकड़ लिया और कहा कि मैंने तुम्हारा टोना भनक कर दिया है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। अब जब तक तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी, तेरे यहाँ औलाद कभी नहीं होगी। मैं जानता हूँ तो औलाद के लिए इस बच्चे की कब्र पर स्नान कर रही है। ये बात मैंने उसी लाहौर वाले कले की खबर में पढ़ी थी, जो बड़ी तफसील से अखबार में छपा था। उस वाक़ये के हवाले से मुझे पता चला था कि बाद ऐसी तोहम परस्त हिंदू औरतें जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, एक हफ्ते के मरे हुए किसी बच्चे की कब्र पर जाकर आधी रात को स्नान करती हैं, और अगर उस वक्त कोई मुसलमान मर्द उन्हें देख ले या पकड़ ले, फिर उनका अमल सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकता है कि वो उस मुसलमान मर्द की किसी भी एक ख्वाहिश को पूरा कर दे। हिंदू औरत ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और गुजराती में बोली, तूने मेरी संस्कारी भंग कर दिया। अब मुझे टोना पूरा कर लेने दे। बोल, तू मुझसे क्या चाहता है? तू जो कहेगा मैं उसे पूरा करूँगी। मेरा वार कारगर साबित हुआ था। मैंने भी गुजराती में कहा, भाई पहले मुझे ये बताओ कि तेरे घर में कौन कौन है। वो बोली, तुम मुझसे ये क्या पूछ रहा है? जल्दी बोल, मैं तेरे किस काम आ सकती हूँ? वो मेरा हुलिया देखकर पहले ही कुछ परेशान थी। अब मैंने रौबदार आवाज़ में कहा, तू जानती है कि मैंने तुझसे अपनी ख्वाहिश को पूरा ना किया तो सारी ज़िंदगी भी अगर कब्रों पर आकर स्नान करती रहे तो भी तेरे यहाँ बच्चा न होगा। औरत ने किसी कदर रोते हुए कहा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि तू क्या चाहता है। मैंने कहा, सुना, पहली बात यह कि किसी को ये ना बताना कि तूने मुझे देखा है। दूसरी बात यह कि मुझे अपने घर में या घर के किसी एक कोने में इस तरह छुपा दे कि मुझे कोई ना देखे। फिर मैं तुम्हें अपनी असली ख्वाहिश बताऊँगा। बता, तेरे घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं छुप सकूँ? हिंदू औरत बोली, चलो मेरे साथ है। उसने कोई श्लोक पढ़कर 3 बार बाल्टी में से चुल्लू भर पानी निकालकर बाहर कब्र पर फेंका और बाल्टी उठाकर मेरे आगे आगे चल दिया।
मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। हम कब्रों में से गुजरे तो वो बाएं जाने मुड़ गया। यहाँ अंधेरी नशीब में एक बगैर नदी दूर दरख्तों के एक झुंड की तरफ जा रही थी। हिंदू औरत तेज तेज चल रही थी। दरख्तों के तरीक झुंड के करीब पहुंचकर वो रुक गया और पलट कर बोले, मेरा पति शहर गया हुआ है, पर मेरी सास और ससुर घर में ही है। अब आवाज़ मत निकालना, चुपके से मेरे पीछे पीछे चला। ये बात उसने सरगोशी में कही थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया। दरख्तों के झुंड में गहरा अंधेरा था। उस अंधेरे में मुझे दो चार झोंपड़ी नुमा मकानों के खाके दिखाई दिया। वो मुझे एक तरफ अलग बनी हुई झोंपड़ी में ले गया। अंदर घास फूस और ओपलों की बू फैली थी। उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ एक तरफ ओपलों का ढेर था और दूसरी जानिब चारे की ऊंची ढेरी लगी थी। इस हिंदू औरत ने बाल्टी दरवाजे के पास ही रख दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ओपलों के ढेर के पीछे एक जगह ले गया और मुझे कंधों से पकड़कर नीचे बिठा दिया। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि मैं तेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करूँगा। बस अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ 2 दिन बंद रहना चाहता हूँ, तो मुझे नए कपड़े ला कर देगी और 2 दिन मुझे यहाँ खाना पानी देगी। इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन अगर इन 2 दिनों में तूने मेरे बारे में किसी से बात किया तो मैं अपनी ख्वाहिश को ही अधूरा छोड़ दूँगा, और तू खुद जानती है कि फिर तेरे यहाँ कभी बच्चा ना होगा। हिंदू औरत का जिस्म ढीला पड़ गया। उसने गर्दन एक तरफ ढलका लिया और साड़ी के पल्लू से अपने माथे पर आए हुए गीले बालों के पानी को पोंछते हुए दुखी आवाज़ में बोली, तो क्या मेरा शनिचर भंग हो जाएगा? मैंने कहा, हाँ। तो मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद अगले शनिचर की रात को दोबारा कब्र पर जाकर अपना टूना कर सकेगी। उसने आजी से मेरे सामने एक बार फिर हाथ जोड़ते हुए कहा, तू कैसा मर्द है रे? ये क्या ख्वाहिश बता रहा है? तू मेरे पास 2 दिन रहकर क्या करेगा? मैंने कहा, अगर औलाद चाहती है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, नहीं तो सारी जिंदगी कोख जली रहेगी। हिंदू औरत ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। भगवान के लिए ऐसा शराब ना देना, मैं तेरे हुक्म की सेवक हूँ। तो जो कहेगा वही करूँगी और किसी को नहीं बताऊंगी कि तू इस झोंपड़ी में छुपा हुआ है। फिर वो दरवाजे की तरफ देखकर बोली, पर तू भी दिन के वक्त बाहर मत निकलना, मैं दिन में इधर किसी को नहीं आने दूंगी। इधर वैसे भी कोई नहीं आता। यहाँ गए बिछिया के लिए चारा और चूल्हे चौके के लिए उपले लेने भी मैं ही आती हूँ। अच्छा अब तू जाकर लेट जा, मैं जाऊँ? अंधेरे में उसकी सी आंखें एकदम गर्म होकर जैसे चमकने लगीं। मैंने कहा, हाँ जा। सुबह मेरे लिए धोती कुर्ता लेकर आ जाना। उसने पहली बार मेरी सूजी हुई आंख पर उंगली लगाते हुए कहा, तेरी आंख क्यों सूजी हुई है? क्या कहीं गिर गए थे? तेरे कपड़े भी खराब हैं। तू कहाँ से आ रहा है? मैंने लहजे में करूदगी पैदा करते हुए कहा, अगर फिर यह सवाल किया तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी किए बगैर यहाँ से चला जाऊँगा। तो हम परस हिंदू औरत ने मेरे पाँव पकड़ लिया। भगवान के लिए ऐसा ना करना, मैं जाती हूँ, सवेरे तेरे लिए दूध लेकर आऊँगी। मैंने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसका नाम सोलखी था। मैंने उसे अपना नाम नहीं बताया। वह झोंपड़े का दरवाज़ा बंद करके चली गया। दरिया की तेज़ो तुंद मौजों में भीगे हुए परेशान हाल चूहे की तरह देर तक तैरने और फिर पैदल चलने के बाद मेरा थका हुआ जिस्म ठंडा हो रहा था। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी थी। झोंपड़ी की नीम गर्म फिजा ने मेरे असाब को बेहद सुकून दिया। दूसरी तरफ मैं काफ़ी हद तक महफूज हो गया था। इन तमाम महसूसात ने मिलजुल कर मुझ पर गनूदगी तारी कर दिया और मैं वहीं उपलों के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह में सिमट कर लेट गया और फौरन ही मुझे नींद आ गया। आँख खुली तो झोंपड़े के दरवाजे की दर्दों में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। कोई आदमी किसी को आवाज़ देता झोंपड़े के करीब से गुजरा तो उसी औरत की आवाज़ आई, बापू मैं बिछिया को चारा डाल दूंगी, तो फिक्र ना कर। एक मुर्ग बार बार बांग दे रहा था। मुर्गियों के बोलने की आवाज़ भी किसी वक्त आ जाती थी। मैंने पहला काम यह किया कि जूते उतार कर जुराब में से अपनी महबूबा सीधा रंगनी का सांप का मनका निकाल कर पतलून की जेब में संभाल कर रख लिया। मेरे पास जो रुपए थे वो बंगाली कैप्टन के सिपाहियों ने निकाल लिए थे। मनका इसलिए बच गया था कि मैंने उसे जूते में छुपा लिया था। मेरे जूते फौजी थे। अब मैं उन्हें किसी जगह गर्क कर देना चाहता था। मेरी आँख की सोजन किसी कदर कम हो गई थी और अब दर्द में भी फाका था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला और फौरन ही बंद कर दिया गया। सोलखी मेरे लिए दूध लेकर आई थी। दूध गर्म था और कांसी की गड़वी में था। साथ ही वो कांसी का छोटा गिलास भी लाई थी। झोंपड़ी की दर्दों से जो दिन की रोशनी अंदर आ रही थी
اس की चमक में मैंने पहली बार सोलखी यानी रात वाली हिंदू औरत को गौर से देखा। वो 40-45 बरस की औरत थी। चेहरे पर जफा की जिंदगी और खावंद के जोरों सितम के असरात नुमाया थे। उसने मैली सी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। मुझे भूख भी बहुत लगी थी। मैंने सारी गड़वी खाली कर दिया। तुम्हारे लिए अभी मकई की रोटी पका कर लाऊंगी, खाएगा ना? मेरा हाथ पकड़कर आजी से बोली, देख तू मुसलमान मर्द है, मुझसे दगा ना करना चाहते हुए कह कर जाना कि तूने अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिया। तब मैं शनिचर की रात को फिर से कब्र पर जाकर टूना करूंगी और मेरे यहाँ बच्चा होगा। उसने शर्माकर सर झुका लिया। मैंने कहा, तू मेरे लिए कपड़े नहीं लिया? उसने दांतों तले उंगली दाब लिया और हैरत से कहा, अरे दिया, मैं तो भूल ही गया। फिर मेरे घुटने पर हाथ रख दिया और लुजाजत से बोली, ये तेरी ख्वाहिश है ना कि मैं तेरे लिए कपड़े लाऊं? हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा, और 2 दिन मुझे खाना पानी देती रहो, फिर मैं तुम्हें यह कहकर चला जाऊंगा कि जा, मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर लिया। वो बड़ी खुश हुई, बोली, मैं अभी तेरे लिए धोती कुर्ता लाती हूँ, तू मेरे मर्द के कपड़े पहन लेगा। पर तू तो बड़ा जवान है, मेरा पति तो दुबला पतला सा है। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए धोती कुर्ता। जब वो मेरे लिए कपड़े लेकर आई तो उसने एक हाथ में कोई शय रुमाल में लिपेट कर पकड़ रखी थी, जिसको वो हथेली में इधर उधर घुमा रही थी। ये ले कपड़े, और ये देख, मैं तेरे लिए छोटी ईंट गर्म करके लाई हूँ, इससे तेरी आंख की टकोर करूँगी तो सूजन जाती रहेगी। मैंने रुमाल में लिपटी गर्म ईंट का टुकड़ा उसके हाथ से ले लिया और खुद टकोर करने लगा। वो एक खद्दर का धुला हुआ कुर्ता और एक धोती भी लाई थी। मैं टकोर करते हुए उसकी तरफ देख रहा था, वो भी मुझे तक रही थी। फिर जल्दी से अपनी साड़ी में हाथ डालकर एक थैली निकाली और बोली, इसमें चूना तंबाकू है, खाओगे? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। वो बोली, मेरा मर्द तो हर वक्त यही खाता है, तुम बीड़ी पियोगे लवा? मैंने फिर नफ़ी में सर हिला दिया। फिर मैंने पूछा, तुमने मेरे बारे में किसी से जिक्र तो नहीं किया सोलखी? उसने कानों पर हाथ रख कर कहा, क्या मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी कोख खरी हो? फिर मैं किसी से क्यों तुम्हारा जिक्र करने लगी? अच्छा, अब मैं जाती हूँ, सास के सर में तेल डालना है, दोपहर को रोटी लेकर आऊँगी। और फिर दरवाजे की तरफ चली गया। झोंपड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने अपनी फटी हुई कमीज और मेरी जैकेट गीली पतलून उतार कर कुर्ता और धोती पहन लिया। सौराष्ट्र के हिंदू के अंदाज में धोती बांधने का मुझे तजर्बा था। उस ज़माने में तो गुजरात काठियावाड़ के मुसलमान भी इसी अंदाज में धोती बांधते थे। दोपहर तक गर्म ईंट की टकोर करने से मेरी आंख की सूजन काफ़ी कम हो गई थी। दोपहर को सोलखी मेरे लिए चंगेर में 2 रोटियां और अचार लेकर आई। 2 बड़ी रोटियां थीं। मुझे ऐसी भूख लगी थी कि दोनों चढ़ कर गया। मैंने हिंदू औरत से बातों ही बातों में मालूम कर लिया कि अहमदाबाद वहाँ से 25 किलोमीटर के फासले पर था और यह महल्ला जिसके दूर दराज के मज़ाफ़ात में वाक़ई चाय के बागात थे, वहाँ से सांप बरमती का मशहूर गांव 15 किलोमीटर शुमाल मशरक़ की जानब था, जहाँ महात्मा गांधी का आश्रम हुआ करता था। दूसरी रात भी मैंने झोंपड़ी में गुजारी। यह हिंदू औरत इस बात पर बड़ी हैरान थी कि मैं झोंपड़ी से बाहर क्यों नहीं निकलता, मगर अपने तोहम परस्ती की वजह से वह मुझसे यह सवाल पूछने की जुर्रत नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया था कि मेरे बारे में कोई सवाल न करे। दूसरे रोज़ शाम को उसका खामन शहर से वापस आ गया था। हिंदू औरत रात को उपले लेने के बहाने झोंपड़ी में आई तो उसने 2 रोटियां रुमाल में लिपेट कर अपने पेट के साथ बांध रखी थीं। रोटियां नमकीन थीं और उसके बीच में अचार रखा था। पानी की एक गड़वी पहले ही मेरे पास रखी रहती थी। अंधेरे में वो उपले निकाल कर टोकरे में डालते हुए आहिस्ता से बोली, तुम कल चले जाओगे क्या? मैंने कहा, हाँ, 2 दिन रहने को कहा था, आज 2 दिन पूरे हो गए हैं। वो बोली, तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है ना, अब मैं कब्र पर जाकर टोना शुरू कर सकती हूँ। क्यों नहीं, कल जाने से पहले ही तुम्हें कह जाऊँगा कि मैंने तुमसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है। मेरा इतना कहने पर वो खुश भी हुई और उसने उदासी से सर भी झुका लिया। मैंने उससे एक चप्पल की फरमाइश की कि कहीं से मुझे ला दे। उसने कहा, मेरे मर्द की एक चप्पल पड़ी है, वो मैं सुबह सुबह तुम्हें ला दूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मेरा मर्द ताड़ी पी रहा है, अभी शोर मचाना शुरू कर देगा, उसके लिए अभी रोटी पकानी है। वह अपनों की टोकरी सर पर उठाए झोंपड़ी से निकल गया। मेरी आंख की सूजन ठीक हो गई थी और 2 रोज़ वहाँ दूध पीने और बाकायदा चक्की का आटा खाने से मेरी खोई हुई ताकत भी काफ़ी हद तक बहाल हो गई थी। रात को मैं सोच रहा कि सुबह यहाँ से निकल कर किधर जाऊँगा।
ظاہر ہے میری منزل احمد آباد شہر ہی تھا، جہاں ہمارا موٹر مکینک ایجنٹ موجود تھا، مگر اس تک پہنچنے میں بے شمار خطرات حائل تھے۔ فوج اور پولیس جگہ جگہ میری تلاش میں پھر رہی ہوگی۔ اگرچہ میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا، پھر بھی میں مشکل سے بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا، لیکن اس جھونپڑے میں بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔